नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग अंतिम एपिसोड के रूप में, अभी तक मुझे लगता है कि पूरा एपिसोड खत्म हो चुका है और जो हिंदू समाज की चिंताएं थी वो चिंताएं भी राम मंदिर चोरी के विषय में लगभग समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि जो विद्वेष बना हुआ था कई दिन से, जो तमाम तरह की षड्यंत्रकारी शक्तियां उसमें लगी हुई थी, मैं समझता हूं उनका सबका पटाक्षेप हो गया। दूसरी बात यह भी है कि जो चिंताएं थी उनका समाधान भी निकलता दिखाई दे रहा है कि उनका समाधान भी कल की बैठक होने के बाद निकला है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि आपके द्वारा जो हमने इस प्रश्न उठाए वो मीडिया ने बाद में उठाए, फिर सारे देश ने वो प्रश्न उठाए और सारे देश में एक माहौल बना, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जो प्रोफेशनल सीईओ बिठाने की बात थी, सीईओ प्रोफेशनल मतलब सरकार के कब्जे की बात थी, जिसके लिए हम तमिलनाडु में लड़ रहे हैं, जिसके लिए हम केरला में लड़ रहे हैं, जिसके लिए हम कर्नाटक में लड़ रहे हैं और पूरे देश में लड़ रहे हैं कि भाई तेलंगाना में, आंध्रा में इन मंदिरों को सरकारी कब्जे से या ईओ से मुक्त करा जाए, इनको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से हटाया जाए। अब इसमें कुछ कंफ्यूजन पैदा होते हैं, तो कल की बैठक की पूरी चर्चा हम लोग, मैं समझता हूं कि कानूनी विश्लेषण के साथ पूरे देश को पता होना आवश्यक है। 10 सदस्य जो वोटिंग राइट रखते हैं उनमें 9 ही उपस्थित थे, 9 ही हैं, क्योंकि एक की मृत्यु हो गई है। अभी उसका रीअपॉइंटमेंट, जो ओरिजिनल बनाए गए थे उनमें 2 की मृत्यु हो गई, एक का रीअपॉइंटमेंट हो गया, दूसरे का रीअपॉइंटमेंट होना बाकी है। यानी कि 10 में से वोटिंग राइट रखने वाले केवल 9 सदस्य इस समय हैं। 9 में 2 विवादित। 2 विवादित से मतलब है जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। मैं उस इस्तीफे की भी बात करूंगा कि उस इस्तीफे का कानूनी पहलू क्या कहता है, क्या इस्तीफा सही है, क्या ट्रस्ट का निर्णय सही है, और अगर ये कोर्ट जाता है तो उसके इंटरप्रिटेशन और क्या हो सकते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। जजमेंट क्या कहते हैं इस पर हम लोग बात करेंगे। तो फिर 2 ने इस्तीफा दे दिया, उनको बैठक में उपस्थित भी नहीं रहने दिया, जबकि उनका इस्तीफा भी स्वीकार नहीं हुआ था, लेकिन वो बैठक में उपस्थित नहीं हुए। 7 सदस्य अब बचते हैं, कुछ वर्चुअल जुड़े, कुछ डायरेक्ट जुड़े, और इसके अलावा जो ऑनरेरी एक्स ऑफिशियो हैं जिनकी जरूरत वहां पर नहीं थी, एक्स ऑफिशियो भी जुड़े, जिनकी आवश्यकता वहां थी नहीं, क्योंकि निर्णय केवल ये 9 सदस्य ले सकते थे, उनमें से ये 7, और चूंकि 7 हैं तो 10 में से 7 2/3 का कोरम बनता है, इसलिए कोरम परफेक्ट था। कोरम परफेक्ट था का मतलब 10 में से 7 थे, 3 नहीं भी थे, 1 मर भी गया, 2 अनुपस्थित थे, तो भी अगर 7 निर्णय लेना चाहें तो कोई निर्णय ले सकते हैं। उन 7 सदस्यों ने के सामने 3-4 प्रश्न थे। एक तो लोगों का जनविश्वास, क्या जनता, क्या लोग जो राम भक्त हैं, जिन्होंने चढ़ावा चढ़ाया, उनके विश्वास पर खरी उतरी है ट्रस्ट, और उनको विश्वास दोबारा कैसे दिलाया जाए, एक विषय। दूसरी विषय कि क्या किसी एक सीईओ की जरूरत है और वो कैसे अपॉइंट होगा, वो सरकार करेगी या बाकी करेंगे या कैसे होगा, इस पर कल खुलकर बात हो गई और सही रास्ता एक मुझे लगता है निकल कर आया। तीसरी बात यह आती है कि किसी को हिसाब चाहिए तो वो कैसे लिया जाएगा, और जो मुख्य बात है, जो चौथी बात आती है कि भविष्य कैसा होगा। सबसे पहले हम चंपत जी के इस्तीफे की बात कर लेते हैं। उन्होंने इस्तीफा मोरल ग्राउंड पर अपनी तरफ से दिया था। अनिल मिश्रा ने भी उनके साथ उनके बाद इस्तीफा दे दिया था। अनिल मिश्रा की एक एसओपी एसबीआई के साथ साइन हुई। एसबीआई के साथ एसओपी साइन होने का मतलब यह था कि ट्रस्ट को एसओपी साइन करना चाहिए। क्या ट्रस्ट ने उनको ऑथराइज किया? मैं नहीं समझता हूं कि अनिल मिश्रा को ट्रस्ट ने ऑथराइज किया हो, जिसने एसओपी साइन किया एसबीआई के साथ। एसबीआई अपने आप को इसलिए बचा रहा है, वो कह रहा है मेरे पास एसओपी थी, उस एसओपी के तहत अनिल मिश्रा ये गारंटी ले रहे हैं कि वहां जो लोग काम कर रहे हैं वहां कुछ गड़बड़ नहीं होगा। ये मैं कह रहा हूं। मैं समझता हूं जो लोगों को उन्होंने अपॉइंट करवाया, ज्यादातर उनके ही लोग थे, उन्होंने अपॉइंट कराए, या तो गोविंद गिरी महाराज जी के ज्यादातर सदस्य थे या उनके सदस्य थे, तो वो उन्होंने एसओपी लिया। तो एसआईटी की रिपोर्ट पर जो चर्चा हुई उसमें एसआईटी ने साफ तौर पर अनिल मिश्रा की जिम्मेदारी उन्होंने पूरी नहीं की, उनके ऊपर डाउट खड़ा किया है। उन्होंने बिना देखे लोगों को अपॉइंट किया, एसओपी गलत तरीके से साइन की, और एसबीआई को क्लीन चिट अनिल मिश्रा देते हैं। तो मेन चीज, अगर ट्रस्ट में कोई एक व्यक्ति पर सवाल खड़े किए हैं एसआईटी ने, तो वो अनिल मिश्रा जी के ऊपर किए हैं। तो अनिल मिश्रा बाहर थे, कोई बात नहीं। अनिल मिश्रा के साथ चंपत जी को भी बाहर किया गया। चूंकि वो प्रचारक हैं इसलिए उन पर अद्वितीय विश्वास किया जा सकता है। जो व्यक्ति अपना घर बार छोड़कर आया, जो लेक्चरर था अपनी जॉब छोड़कर आया, एक पढ़ा लिखा हाईली एजुकेटेड व्यक्ति जिसने राम के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया, जिसने अपने घर में एक ईंट नहीं रखी, अपने परिवार से भी मिलने नहीं जाता, शादी बारात के विषय में कोई बात हो तो भले ही चले जाएं,
उस व्यक्ति के पास अपना बैंक अकाउंट नहीं है, उस व्यक्ति के पास अपना रखने का कोई तिजोरी नहीं है, वो केवल फक्कड़ है जो धोती कुर्ता पहन के रहता है और उसके पास हाथ में कुछ नहीं, केवल 2 जून की रोटी और वस्त्र लेता है। इसलिए कहां करवाएगा और क्यों करवाएगा, किसके लिए करवाएगा जिसने अपना परिवार ना बसाया, ये बहुत सारे सवाल थे। ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने एकजुट में मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने, जो 7 सदस्य बैठे थे, उन्होंने एकजुट में इस बात पर सहमति जताई कि चंपत राय जी का कोई दोष नहीं है। चंपत राय जी किसी भी प्रकार से इस पूरे मामले में दोषी नहीं है। अगर उनका दोष कोई है तो वो ये है विश्वास करना। अब विश्वास तो पिता के प्रति बेटे को भी होता है, बेटा विश्वासघात कर देता है, पत्नी किसी की विश्वासघात कर देती है, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार विश्वासघात कर देते हैं। इस विश्वासघात की कोई परिभाषा नहीं है, इसका कोई एग्जाम नहीं होता, इसका कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं होता। यह विश्वास है, केवल देखने और व्यक्ति के साथ रहने से होता है। अब वो विश्वास करके, वो जो विश्वास जिस पर किया जा रहा है वो विश्वासघात पीछे से करता है, तो ये एक विषय बड़ा हो सकता है। तो केवल उनसे यह कहा गया कि उनका सिर्फ एक दोष हो सकता है, वो है कि उन्होंने विश्वास किया, लोगों पर विश्वास किया। और देखो, मैं संघ के बारे में बता दूं, संघ पूरा का पूरा विश्वास पर ही चलता है। कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होता, कोई चिट्ठी नहीं होती, कोई धन नहीं मिलता, कोई सैलरी नहीं मिलती, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, केवल विश्वास, एक दूसरे पर विश्वास पर पूरा देश चलता है। उसमें 2-4 विश्वासघाती भी हो सकते हैं, इसमें कालनेमी भी उसमें आ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो उनके ऊपर यह कहा गया कि नहीं, उनका कोई दोष नहीं है, उनका सिर्फ इतना सा बात है कि वो विश्वास करते थे लोगों पर। अब आगे की बात उनके रेजिग्नेशन की। तो रेजिग्नेशन का जो इंटरप्रिटेशन किया गया, उसके कई एक इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। पहला इंटरप्रिटेशन यह किया गया कि क्लॉज एफ में जो व्यवस्था दे रखी है कि कोई भी ट्रस्टी यदि मर जाता है, यदि वो रिजाइन कर जाता है, इनकॉम्पिटेंट हो जाता है, जेल चला जाता है या और व्यवस्था, तो फिर उसका पद उसी दिन से सीज कर जाएगा। अब रेजिग्नेशन का जो मामला था कि उसमें जो बाकी चीजें उसने लिखी हैं कि मृत्यु हो जाएगी तो भाई मृत्यु हो जाएगी, तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो जेल चला जाता है तो कोई मतलब नहीं, इनकॉम्पिटेंट हो जाता है, इनकॉम्पिटेंट से मतलब है वो पागल हो जाता है, मस्तिष्क रूप से खराब हो जाता है, तो कोई विषय नहीं। लेकिन जिसके ऊपर कोई आरोप ना हो, जिसके ऊपर केवल आरोप हो लेकिन किसी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं और पूरी ट्रस्ट के सभी सदस्य उन पर विश्वास करते हो, लेकिन जनता में माहौल ऐसा बना दिया गया हो कि यह व्यक्ति ही कल्प्रिट है। क्यों? क्योंकि यह जिम्मेदार है। अच्छा, जिम्मेदार भी क्यों? जिम्मेदार इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति ट्रस्ट के बाकी कोई भी सदस्य वहां अयोध्या में नहीं रहते। गोविंद गिरी जी महाराज की बात करें तो वो तो कह रहे हैं कि मैं तो पुणे में रहता हूं और मैं तो जिनके पास कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी, मैं पुणे में रहता हूं, मैं तो प्रवास करता रहता हूं, मैं तो अयोध्या आता ही नहीं हूं, मेरा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आता है। अब उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर गड़बड़ कर जाए तो, लेकिन चंपत जी वो व्यक्ति, चूंकि वो प्रचारक हैं, पूर्णकालिक परिवार छोड़कर आए, इसलिए वो वहां पर विराजमान थे। पूरा आंदोलन के इंसाइक्लोपीडिया है तो वो वहां पर विराजमान थे और उनके रहते हुए कुछ गलत हो नहीं सकता। अब केवल इतनी सी बात है, अगर चंपत जी भी वहां ना रह के दिल्ली के विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में रह रहे होते जैसे वो पहले रहते थे, तो फिर उनके लिए भी ये कहा जाता कि आप थे नहीं। तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसको दाग लगता है। जो व्यक्ति पूरी शक्ति से लगता है, हर मामले में इन्वॉल्व होता है, उस पर ही दाग लगता है। बाकी तो ये छुट्टी, जिनकी जिम्मेदारी थी वो छुट्टी लेकर कह रहे मैं पुणे में था, मैं कह रहा हूं वहां था, मैं तो कभी आया ही नहीं, मैं तो कभी देखा ही नहीं, जबकि जिम्मेदारी तो सभी की है। सवाल यहां पर यह है कि चंपत जी के ऊपर जो प्रश्न खड़े किए गए कि रेजिग्नेशन तुरंत वो अपने ऑफिशियल पोस्ट से सीज हो जाएंगे, लेकिन इसी डीड की, ट्रस्ट डीड की क्लॉज आर बी कहता है कि नहीं, वो 1 महीने के नोटिस, अगर कोई ट्रस्टी रिजाइन करना चाहता है तो वो 1 महीने का नोटिस देगा और उसके बाद उसको उसका रेजिग्नेशन पूर्ण माना जाएगा। अब इसमें पेच है कि वो कहता है कि रेजिग्नेशन की ये प्रक्रिया है, अगर आप इंटरप्रिटेशन करेंगे तो 1 महीने की प्रक्रिया है और 1 महीने की प्रक्रिया होने के बाद रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आप ट्रस्ट जो है वो कोई रिएक्ट ना करे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा और वो माना जाएगा। दूसरी बात उन्होंने कहा तब 1 महीने बाद रेजिग्नेशन कंप्लीट होगा। रेजिग्नेशन हैंडओवर किया, नोटिस दिया और 1 महीने बाद कंप्लीट होना, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। कहता है कि ये जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई शिलान्यास किया और फिर कहते हैं कि शिलान्यास करने के बाद इसका उद्घाटन किया, तो शिलान्यास और उद्घाटन के बीच में एक टाइम होता है, वो टाइम के बाद ही कहा जाएगा कि ये कंप्लीट हो गया। लेकिन
लेख शिला पूजन भी हो जाता है तो भी लोग कहते हैं भाई हो तो गया। वैसे ही 1 महीने का जो नोटिस पीरियड है उन्होंने दिया, 1 महीने बाद वो कंप्लीट होगा। एक इंटरप्रिटेशन ये है। दूसरा इंटरप्रिटेशन ये है कि ये जो 1 महीने का टाइम है, ये 1 महीने का टाइम ट्रस्ट के लिए है कि अगर कोई ट्रस्टी छोड़कर जाना चाहता है तो ट्रस्ट के लिए ये टाइम दिया गया है कि ट्रस्ट 1 महीने तक उनको जाने न दे, और 1 महीने तक जब पूरा कारभार समझ ले तभी ट्रस्टी को जाने दे, और दूसरे ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट कर ले तब ट्रस्टी को यहां से जाने दे। अब ये 2 इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। तीसरा इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि भाई दिया गया रेजिग्नेशन 1 महीने बाद कंप्लीट होगा, लेकिन ट्रस्ट के ट्रस्टीज अगर बैठक करके, आपातकाल बैठक करके उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो जो पीरियड है वो वेव कर देते हैं तो उसी दिन से वो स्वीकार हो जाता है। मैं समझता हूं ये तीसरी कैटेगरी में आता है जो रेजिग्नेशन है। वो रेजिग्नेशन ये है कि किसी व्यक्ति ने रेजिग्नेशन दिया, ट्रस्ट के सदस्य ने, उसको 1 महीने का आरबी के अनुसार टाइम मिलना चाहिए था। 1 महीने के अंदर अगर उस ट्रस्ट चाहे तो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर सकती है। वो जिस दिन रेजिग्नेशन उन्होंने डिलीवर किया उसी दिन एक्सेप्ट नहीं हो सकता, उसी दिन वो सीज नहीं कर सकते। ये बिल्कुल, इसमें कोई दोहरा इंटरप्रिटेशन में मुझे नहीं लगता। ट्रस्ट ने कल बैठक करके उसको एक्सेप्ट कर लिया तो मतलब अब रेजिग्नेशन पूरा हो गया। इसको अगर आगे देखा जाए कि अगर ट्रस्ट एक्सेप्ट करती है तो फिर ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति से को ऑडियो अल्टरनेटिव यानी कि अवसर मिलना चाहिए, उस व्यक्ति को ट्रस्ट की इस बैठक में बुलाकर उससे संवाद करना चाहिए। लेकिन यहां पर मुझे लगता है कि ट्रस्ट की बैठक में अनिल मिश्रा और इन दोनों को ही बाहर करके ट्रस्ट ने पहले से तय करके रखा था कि चंपत जी को यहां से मुक्त करना है, उनके ऊपर यह कलंक नहीं लगने देना है। क्योंकि जब मोरल ग्राउंड पर वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन करवा लीजिए, मैं ट्रस्ट में शामिल नहीं हूंगा, तो सवाल यह है कि ट्रस्ट दोबारा भी उनको अपॉइंट कर सकती है। अगर चाहे तो ट्रस्ट दोबारा अपॉइंट कर ले और दोबारा अपॉइंट करके उनको फिर से ट्रस्टी बना ले। एसआईटी की रिपोर्ट आ जाने दीजिए, तब तक के लिए उनका रेजिग्नेशन मान्य कर लीजिए, और फिर ट्रस्ट फिर से 7 सदस्य बैठक करेंगे और वो क्लीन चिट हो जाते हैं तो उनको फिर से सदस्य बना लेंगे। दूसरी बात कि अब जो लोग कह रहे मेरी ईंट थी, कोई कह रहा मेरा गुम्मा था, कोई कह रहा मैंने ये दिया था, कोई कह रहा मैंने वो दिया था, उस विषय पर ट्रस्ट ने साफ तौर पर ऐलान किया कल। उन्होंने कहा कि जिस किसी व्यक्ति का भी कुछ भी यहां पर जो उसने दिया है वो आकर उसका ऑडिट करवा सकता है, और ऑडिट होता है बाकायदा, उसकी रिपोर्ट होती है। आपने जो कुछ भी दिया उसको सरकारी एक मेल्टिंग हाउस में भेजा जाता है, वहां से एक सर्टिफिकेट इश्यू होता है, क्या था और उसको गलाकर कैसे बना दिया गया, सोना कैसे बनाया गया, चांदी कैसे बनाया गया, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है। आप कभी भी आकर यहां अपॉइंटमेंट लीजिए ट्रस्ट से, और ट्रस्ट से अपॉइंटमेंट लेकर आप आ जाइए, आकर आप अपना क्रॉस चेक कर लीजिए। क्योंकि ये कहानियां मत बताइए जो मैंने दिया था और पता नहीं, आपने दिया था तो आपका रिकॉर्ड पर मेंटेन होगा। आपने अगर दिया था और उसकी आपको रसीद नहीं मिली थी तो उस व्यक्ति का नाम भी आपको एसआईटी को बताना है, उस व्यक्ति का नाम भी वहां बताना है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसको आपने दिया था और उसने इस पर नहीं चढ़ाया, ताकि एसआईटी का काम भी आगे बढ़ सके। यह बात ट्रस्ट ने बिल्कुल क्लियर की। फिर ट्रस्ट ने यह भी बताया कि भाई कितना पैसा आया अभियान से लेकर, मैं भी अभियान प्रमुख था इस विषय का, तो अभियान से लेकर और अभी तक कितना लोगों ने दान दिया, और उसके बाद कैश कितना दान आया और वैल्यूएबल्स कितने दान आए, उनका सबका रिकॉर्ड है। वो सारा रिकॉर्ड कोई भी व्यक्ति चेक कर सकता है और वो रिकॉर्ड पब्लिक डिस्कोर्स में दिया जा सकता है। एक बात जो इसमें सीईओ एक प्रोफेशनल बिठाना चाहिए, जिसकी हम सभी को चिंता थी, वो चिंता ये थी कि क्या सीईओ सरकार बिठाए, क्योंकि ये जब भी होता है, मैं आपको बता दूं कि सीपीसी के सेक्शन 92 में यह व्यवस्था है कि अगर पब्लिक ट्रस्ट में कुछ गड़बड़ होती है तो मामला कोर्ट जाता है और कोर्ट उस पर एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठा देता है। जब भी लोग इसकी पीआईएल दाखिल करते हैं, अगर कोर्ट को लगता है कि पूरी ट्रस्ट उसको संभालने में सक्षम नहीं है तो फिर वो एक प्रोफेशनल सीईओ बिठा देते हैं। और अगर सरकार, जैसे हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट तमिलनाडु वगैरह में है, वैसी व्यवस्था है मंदिरों की, तो फिर वो बिना कोर्ट जाए भी सीईओ बिठा देते हैं, क्योंकि सरकार के पास उनके रखरखाव की जिम्मेदारी होती। उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई जिम्मेदारी सरकार के पास नहीं, कोई चैरिटी कमीशन भी नहीं, कमिश्नर भी नहीं बैठता। मैं समझता हूं महाराष्ट्र का चैरिटी कमिश्नर इसमें बेस्ट है, जो मंदिर में इंटरवेंशन नहीं करता, केवल उसका ऑडिट करता है कि कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। अब यहां इस मंदिर के मामले में सीईओ तभी बिठाया जा सकता है जब सरकार, केंद्र की सरकार, क्योंकि ये
ये केंद्र की सरकार ने ट्रस्ट बनाई थी, हालांकि उनका कोई रोल नहीं है उसके बाद। लेकिन अगर केंद्र की सरकार अपनी तरफ से इनिशिएट करती है या सरकार के पास मामला चला जाता है और सरकार उस पर एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठा देती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डिफॉल्ट होता है और सेक्रेटरी भी बिठा सकती है, कोई रिसीवर भी बिठा सकती है, या तो कोर्ट या सरकार दोनों ही पब्लिक ट्रस्ट के मामले में राइट रखते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसी परिस्थिति में सरकार, चूंकि भारतीय जनता पार्टी खुद आंदोलन पर है कि मंदिरों को सरकार से मुक्त होना चाहिए, जिन राज्यों में उनकी सरकारें नहीं है वहां यह सब परिस्थिति है, चूंकि होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की अपनी ऑफिशियल लाइन है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीईओ सीधा नहीं बिठाएगी। हालांकि षड्यंत्र बहुत सारे किए गए और बहुत सारे स्टेटमेंट भी दिए गए कि भाई मैं भी सीईओ बन सकता हूं, राम मंदिर पर राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले भी कह रहे हैं मैं भी सीईओ हो सकता हूं। वो चीजें जब हम लोगों ने एक्सपोज की, और मैं समझता हूं हमारे वीडियोस को आप लोगों ने जिस प्रकार से मीडिया वालों को ट्रांसफर किया, घर घर में उसको पहुंचाया, तो एक माहौल बन गया, लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना खुला शुरू कर दिया कि सीईओ हमें सरकारी नहीं चाहिए। अब सवाल यह है क्या कोई प्रोफेशनल आदमी इसमें बिठाने जाना चाहिए? तब ट्रस्ट की डीड खुद कहती है कि अगर कोई अपॉइंटमेंट करना है तो ट्रस्ट के ये 10 सदस्य उस अपॉइंटमेंट को कर सकते हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशन तय कर सकते हैं। यहां पर सीईओ बिठाने के लिए ट्रस्ट ने तय किया एक रिटायर्ड ऑनरेबल जस्टिस कोहली, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विष्णुकांत चतुर्वेदी, बीके चतुर्वेदी जी, और एक प्रोफेशनल, इन 3 की कमेटी बनाई गई है। और अब वो सीईओ जो ट्रस्ट के मातहत कर्मचारी होगा, देखिए एक तो यह था सरकारी कर्मचारी ट्रस्ट के ऊपर बैठ जाएगा, एक यह है कि ट्रस्ट के अंदर एक सीईओ बिठाया जाएगा जिसका काम ये मैनेजमेंट, सारी चीजें जो हो रही हैं उनको रख रखाव करना, उसकी देखभाल करना, उसमें कोई गड़बड़ ना हो, और अगर कोई गड़बड़ है तो उसकी रिपोर्टिंग वो ट्रस्ट को दे। जैसे मेरी कंपनी है, मैंने एक सीईओ बिठा रखा है, किस बड़ी बड़ी कंपनियों ने सीईओ बिठा रखा है, तो वो सीईओ कोई भी बिठा सकता है, इसमें कोई बड़ा विषय नहीं है। कोई ट्रस्टें भी बिठा सकती हैं सीईओ, और सोसाइटियां भी बिठा सकती हैं सीईओ, एनजीओ बाकी भी बिठा सकती है। तो वो सीईओ सरकारी ना होकर अब ट्रस्ट तय करेगी कि भाई सीईओ योग्य उम्मीदवार की एक इंडिपेंडेंट पैनल उन्होंने बनाया कि आप ढूंढिए कि भाई कौन अच्छा यहां मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकता है जो ट्रस्ट की कंडीशंस पे ट्रस्ट के मातहत काम करेगा, और जब भी ट्रस्ट चाहेगी तब उसको वहां से मुक्त कर दिया जाएगा, दूसरा अपॉइंटमेंट कर लेंगे, बिल्कुल वैसे ही वो ट्रस्ट के अंदर होगा। यानी कि मंदिर अब आप सबके प्रयास से, देश में जो माहौल बना उसके प्रयास से सरकारी लोगों के पास जाने से रुक गया। लेकिन एक गड़बड़ मुझे लगता है हुई, अब वो गड़बड़ भी हो सकती है, अच्छा भी हो सकता है। वो ये है कि एक आईएफएस ऑफिसर का रीअपॉइंटमेंट हुआ था, राजा अयोध्या की मृत्यु के बाद अपॉइंटमेंट हुआ था, उनको अभी महासचिव, अस्थायी रूप से महासचिव बनाएंगे, वो आईएफएस ऑफिसर है। अब देखिए पहले से इस ट्रस्ट में 4 आईएएस ऑफिसर थे, पहले से 4 आईएएस ऑफिसर थे, 12, 13, 14, 15 नंबर के। अब ये एक आईएफएस ट्रस्ट के 10 सदस्यों में अंदर हैं और इनको बना दिया गया, एक वैकेंसी खाली है। अब इस एक वैकेंसी पर और एक आईएएस रिटायर्ड ही बिठा दीजिए। देखिए मैं मानता हूं कि आईएएस आईएफएस नौकरी के लिए ठीक है, ये प्योर प्रोफेशनल नौकर है, इनको मालिक नहीं बनाने देना चाहिए। मालिक आप इनको बनाएंगे, इनको सारे रास्ते मालूम होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी इनको मालूम होता है, और इनके जूनियर सीनियर के चक्कर में कोई रिएक्शन एक्शन नहीं हो पाता, इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं। अच्छा आदमी निकले तो बहुत अच्छा चलाएगा, और बुरा निकल गया तो बहुत बुरा कर सकता है, आप उसका कुछ कर नहीं सकते। इसलिए ये रिस्क मैं मानता हूं कि जो कृष्ण जी बैठाए हैं वो बड़े ईमानदार व्यक्ति होंगे, लेकिन फिर भी ये रिस्क का मामला है, ये रिस्क नहीं लेना चाहिए ट्रस्ट को, जो मेरा अपना विचार है। दूसरी बात एक और, ये तो मैंने ट्रस्ट की बात कही, अपॉइंटमेंट की बात कही, और चंपत राय जी दोबारा ट्रस्ट में आ सकते हैं, केवल एसआईटी की रिपोर्ट आ जाने दीजिए और उनको क्लीन चिट मिल जाने दीजिए। मोरल ग्राउंड पर उन्होंने दिया था, अभी तक उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, और ट्रस्ट भी कह रही है कि अभी तक उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला, एसआईटी भी कह रही उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला, उनकी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं किया जा सकता, वो अपनी जितनी कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी से काम कर रहे थे, फिर भी चोर चोरी करते हैं। बिल्कुल वैसे ही ऐसा हो सकता है कि नीट की परीक्षा लीक हुई तो प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगना, नीट की परीक्षा लीक हुई तो सरकार गिरा दो, ऐसा नहीं है। अगर कहीं किसी ने चोरी की है तो वो
ट्रस्टी को हटा दो, ट्रस्ट भंग कर दो, ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं इस विषय से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि इसके कई इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं और चंपत जी को एक अवसर जरूर दिया जाना चाहिए। लेकिन यह बात भी है कि वो संघ के मतलब वो प्रचारक हैं, पूरा जीवन छोड़कर आए हैं, वो मंदिर की अपमान होने की स्थिति में या फिर ये विषय आगे बढ़े ऐसी स्थिति में वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ज्यादा बोलने का मतलब है विवाद को आगे बढ़ाना। इसलिए इसको यहीं खत्म करो। अगर दोष मेरे खिलाफ आ जाएगा तो मैं सजा भुगतूंगा, और मैं अगर दोषी नहीं हूं तो एसआईटी की जांच हो जाने दीजिए, उसके बाद हम बोलेंगे जब हमसे पूछा जाएगा तब। मैं समझता हूं कि ये पूरा विषय जो अभी हम लोगों ने किया, ये कल की बैठक के बाद सब कुछ क्लियरली तय हो गया। सर्वोच्च न्यायालय के मोतीराम वर्सेस परमदेव का जजमेंट, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस गोपाल चंद्र मिश्रा का जजमेंट, इन जजमेंटों का हवाला मैंने अभी आपको दिया। विधिक निर्णय बनाम प्रशासनिक परिणाम, ये विषय भी मैंने अभी कवर किया कि नोटिस वेवर 1 महीने का है और वो कैसे होना चाहिए। इसके अलावा वित्तीय हिसाब 3264 करोड़ रुपया अभी तक डोनेशन में आया, 2370 करोड़ निर्माण समिति में मतलब मंदिर निर्माण में खर्च हुआ। इस पर जरूर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, निर्माण पर, क्योंकि सबसे ज्यादा गड़बड़। बाकी तो ये छोटी मछली है। आप सोचो कि 391 करोड़ ऑपरेशन में खर्च हुआ, ऑपरेशन मतलब 6 साल में 391 करोड़ रुपया खर्च हुआ टोटल मंदिर में, जो प्रोसीजर अपनाया गया या ऑपरेशन हुआ। दान पेटियों में 500-600 करोड़ रुपया आता है। यह भी कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। विषय जो बड़ा है वो है कि निर्माण समिति का कोई गड़बड़ है तो इसका निश्चित तौर से एक ऑडिट होना चाहिए। मैं समझता हूं कि संत समाज ने खुलकर कहा है चंपत राय जी पर कोई अविश्वास नहीं हो सकता। कैश हैंडलिंग वो करते नहीं थे और बाकी विषय उनके ऊपर जो आते हैं वो नहीं, उस पर विचार नहीं किया जा सकता, उसको गलत तरीके से नहीं सोचा जाए। ऑनरेबल जस्टिस प्रमोद कोहली, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड विष्णुकांत चतुर्वेदी और कॉर्पोरेट प्रशासन से सुरेश हावरे, ऐसे 3 सदस्य की ये कमेटी बनाई गई है जो सीईओ का अपॉइंटमेंट, उनका इंटरव्यू और बाकी सब चीजें लिखेंगे। एसआईटी के प्रति विशेष जांच दल जो बना हुआ है उसने 20 लाख रुपया नगद और बाकी का 80 लाख रुपया और तरीके से जो कवर किया है वो सब सीज कर दिया गया है। ट्रस्ट का आधिकारिक ट्रस्टी जो स्टैंड है महंत नृत्य गोपाल दास जी का, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सरकार और जांच एजेंसी पर पूर्ण विश्वास है। दोषियों को कानून के तहत सख्त से सख्त सजा दिलाने की प्रतिबद्धता हमारी है। वो करेंगे और ऐसा होगा। मैं समझता हूं कि पूर्ण पारदर्शिता के लिए 2020 से लेकर 2026 तक का वित्तीय ऑडिट का प्रकटीकरण और दाताओं के स्वतंत्र ओपन ऑडिट की व्यवस्था है। नई जो व्यवस्था बनने जा रही है वो एक प्रोफेशनल पेशेवर व्यक्ति बिठाया जाएगा जो ट्रस्ट के निर्णयों को एग्जीक्यूट करने का काम करेगा। ये जो अपनी चिंताएं थी, मैं समझता हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आखिरी एपिसोड अगर कुछ बड़ा विशेष गलत पीछे से होगा तो फिर हम एक बार फिर चर्चा करेंगे, लेकिन ये आखिरी एपिसोड की तरह है। और इस आखिरी एपिसोड के बाद, मतलब मैंने 4 एपिसोड पहले किए हैं, ये 5वां एपिसोड है और मैं समझता हूं ये विषय अब यहीं पर समाप्त हो गया है जैसा हम लोग चाहते थे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।